डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा यूजी का अगला लेक्चर। इतना दिन से आपके लेक्चर जो है वो बंद था और आ भी नहीं रहा था, तो आज वापस हमने स्टार्ट किए। और लास्ट क्लास तक अपन ने कहाँ तक देखे थे वो चीज़ आप जानते हो कि यूनिट 4 चल रहा था हमारा। बेसिकली यूनिट 2 और 3 का भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो बाकी है, कम है बट वो रिमेनिंग है। तो हम यूनिट 4 का कंप्लीशन के बाद उस चीज़ को वापस जाएंगे, फिर यूनिट 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 का लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक स्टार्ट किए थे एक नया टॉपिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर के, ये भी बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर ही है, बट जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला पार्ट है, जो पैरामीट्रिक सॉल्यूशन आ रहा था, आप देखे होंगे अच्छे से, उस चीज को हमने कंप्लीट कर दिए थे लास्ट क्लास में। उसके ऊपर जो भी डाउट्स वगैरह पूछे थे आपने या फिर आंसर वगैरह मांगे थे वो दे दिया था मैंने टेलीग्राम पे। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है तो आप पूछ लीजिएगा। आज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ही अगला पार्ट जो है ना, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बेसिकली dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r 3 वेरिएबल में है। ठीक है, इस टाइप के साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करना सीखेंगे और वो आपके एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वो आएगा ही आएगा, कंफर्म है इस प्रकार का एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, है ना। एक तो मैंने कम बोल दिया और 2-3 भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते जो थ्योरी है। बेसिकली कोई थ्योरी मैं इस टॉपिक में खास करके पढ़ाता नहीं, जो भी टेक्निक्स है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही डेवलप कर दूंगा। ठीक है, तो आप स्ट्रिक्टली अगर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे मेरे साथ साथ तो बेहतर होगा और चीजों को भी आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। वो बेसिकली एक रेशियो प्रोपोर्शन का एक आसान सा कंसेप्ट है, वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आप ध्यान से अगर सुने तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 रेशियो जो है वो इक्वल है ना, a/b, c/d और e/f, ये 3 रेशियो अगर मेरे पास इक्वल मैं बोल देता हूं, ठीक है, तो ये तीनों रेशियो जो है ना, ये तीनों रेशियो जो है ये कुछ ना कुछ एक दूसरा रेशियो के इक्वल होगा। और वो रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप कोई भी यहाँ पे एक मल्टीप्लायर सेट कीजिए, PA, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप क्या लिखिए, PB, वही मल्टीप्लायर आप डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे। उधर आप QC लगा दीजिए, इधर QD लगाएंगे, ठीक है, प्लस उधर आप लगा दीजिए E इंटू R इंटू E प्लस इधर R इंटू F कर दीजिए। आप समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। तो ईच रेशियो मतलब अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो चीज है वो कुछ इसी पैटर्न में दिख रहा है, तो ये कंसेप्ट जो है वो पहले क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर a/b, c/d, e/f तीनों के तीनों अगर इक्वल है तो ये तीनों के तीनों रेशियो जो है ना वो इस रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तीनों के तीनों रेशियो जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। बोले सर कैसे, हमें समझ नहीं आया। देखो मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लायर सेट किया है ना, 3 अलग अलग मल्टीप्लायर लिया 3 रेशियो के लिए। P को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दी, Q को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो एक रेशियो के लिए एक ही मल्टीप्लायर लोगे और ऊपर नीचे दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार का एक रेशियो बन जाएगा जिसके इक्वल होगा ये तीनों गिवन रेशियो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है रेशियो का, और ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है, बड़े बड़े क्वेश्चन को रेशियो का। ठीक है, तो इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका डिटेल में जाऊं तो आप कुछ इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हो कि मान लेते हैं आप जानते हो कि जब भी 3 रेशियो जो है वो इक्वल अगर होता है तो उन तीनों ही रेशियो को अपन क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये चीज आप बचपन से जान करके आए हो। जब भी, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब भी एक से ज्यादा इक्वालिटी आपको दिखता है, आप सबसे पहला ट्राई तो के लेकर ही कर दो। ठीक है, तो अगर ये तीनों के तीनों इक्वल है तो अपने को इसको के मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया बी के, सी का वैल्यू हो जाएगा डी के और ई का वैल्यू हो जाएगा आपका एफ के। अभी ये तीनों के तीनों एबीसी का वैल्यू ले जाकर के अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, पी बी के हो जाएगा प्लस क्यू डी के हो जाएगा प्लस आर एफ के हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं नीचे तो रहेगा ही ना आपका ये, यहां से अगर के कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर आ जाएगा पीबी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई नीचे भी रहेगा पीबी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होकर के आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, के। और आप जानते हो कि के जो है वो तीनों के तीनों रेशियो के इक्वल है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर ये रेशियो इसके इक्वल है तो ये सारे रेशियो भी इसके इक्वल है। मतलब
इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों की तीनों रेशियो जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये चारों के चारों रेशियो क्या बोल सकते हैं हम, इक्वल बोल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे तीन रेशियो इक्वल मिल जाएगा तो डायरेक्टली आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि ये तीनों के तीनों जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो उस जगह पे आपको काफी सारा मदद मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने पहले इस कंसेप्ट को पिक किया और आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है उसको हम किस प्रकार से स्टडी करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट, है ना। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि रोमन नंबर 1 dx अपॉन वाई स्क्वेयर, है ना, dx अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वेयर। dx अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, dz अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा? अगर मैं इस जगह पे सॉल्व करने का प्रयास करूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हो, होमोजेनियस, लीनियर, काफी सारे तरीके आपके पास है ना। रिड्यूसिबल तो सारी चीज में मैंने आपको सिखा रखा है, तो काफी सारे, मतलब लगभग अगर बात करूं मैं तो फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी इक्वेशन आए तो आप आसानी से अभी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होगा, है ना, 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे। याद है ना, साइमल्टेनियस में अपन 2 लास्ट वाले लेक्चर में क्या कर रहे थे, x इज द फंक्शन ऑफ t निकाल रहे थे और y इज द फंक्शन ऑफ t, जहां पे t एक पैरामीटर था और बोल रहे थे कि ये 1 और 2 जो है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देता है, जो कि एक पैरामीट्रिक सॉल्यूशन के नाम में जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अगर अपन इस चीज की बात करें, इस चीज की अगर अपन बात करें तो आप इतना सा चीजें यहां से समझ सकते हो कि पहला दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल दे रखा है। पहला दोनों रेशियो जो है वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है ना भाई। अगर पहला दोनों रेशियो जो है वो अगर इक्वल है तो अपन इस जगह से ही तो सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस जगह पे तो z का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अपने को तो बस 2 सॉल्यूशन निकालना है ना, और तो कोई काम ही नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे कि इस चीज को ही तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करके x और y के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो, जो किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ आ रहा है। तो यहां से एक सॉल्यूशन अपने को मिल गया और फिर अपने को ये सोचना है कि किस प्रकार से अपन उसी चीज को यूज करके इसी इक्वेशन से या तो दूसरा कोई सॉल्यूशन निकाले, या फिर अभी जो कंसेप्ट सिखाया मल्टीप्लायर वाला उस प्रॉपर्टी को लगा करके दूसरा कुछ, मतलब कहने मतलब आपको ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, उसमें मल्टीपल वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है, जहां पे आपको एलिमिनेशन का मदद लेना है और ऐसा एक सुटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना चीजों को, जिसको अपन सॉल्व करके 2 प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, और जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, फिर आगे धीरे धीरे वैरायटीज, जितने प्रकार की वैरायटीज इस टॉपिक में पॉसिबल है सारे के सारे मैं आज के लेक्चर में उठा दूंगा। और आज के लेक्चर अगर प्रॉपरली आपने देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे कितना भी टफ कट ऑफ क्वेश्चन पूछ ले, आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा अगर प्रॉपरली आप सारी चीज फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों को अगर अपन पिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। यहां से आप देख सकते हो क्या हो रहा है। हियर आप क्या बोल सकते हो कि dx अपॉन वाई स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, dy अपॉन एक्स स्क्वेयर होगा। समझ आता है नहीं आता है? तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर dx जो होगा वो वाई स्क्वेयर dy के इक्वल होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई। इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, समझ आता है ना। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैंने साइड वाइज कर रहा हूं ना, इंटीग्रेटिंग। बाकी तो अब नीचे नीचे करते जाओगे ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अपने को क्या मिलने वाला है, अब जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वेयर dy। तो ये जो कहानी बनेगा ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 बराबर वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस c1 मिल जाएगा। नहीं तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 3c1, उसको तो c1 डैश के नाम से भी पुकार सकता है। समझ आ रहा है। तो यहां से एक सॉल्यूशन अपने को मिल गया एक्स और वाई के टर्म में। अभी अपने को करना क्या है, अभी कुछ ही नहीं करना है, अभी हमें और 2 इक्वेशन और एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जहां से हमारा सॉल्यूशन में कौन इन्वॉल्व हो जाए, z भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी तक तो z का कोई पहचान हमें मिला नहीं है ना। तो आप देख सकते हो ये तो एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपन पहले दोनों को इक्वेट करके एक्स वाई के टर्म में सॉल्यूशन निकाल दी। अभी दूसरे सेकंड और थर्ड को जो इक्वेट करेंगे उन दोनों को भी इक्वेट करके अपन आराम से क्या कर सकते हैं, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो भी निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अगेन
अगेन अब ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हो, dy अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर z स्क्वेयर हो जाएगा। समझ आ रहा है, एक्स स्क्वेयर जो फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो आप इधर, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर dy बराबर dz अपॉन z स्क्वेयर। समझ आता है, ठीक है। इसी जगह पे अपन क्या करेंगे, वापस इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आ रहा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z स्क्वेयर। समझ आ रहा है, तो ये जो कहानी बनेगा ये क्या बनेगा, y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर -2 dz, मतलब z टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c2 होगा ना, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू फिर -1 अपॉन z हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये +1 अपॉन z हो जाएगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, c2 रहेगा। समझ में आया, तो ये दो इक्वेशन मिल गया। अभी अपन क्या बोल सकते हैं, हियर इक्वेशन 1 and 2 constitute the general solution of the given simultaneous differential equation समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। कुछ इस प्रकार से अपन जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। समझ आना यहाँ तक, है ना, तो आप प्रॉपर्ली एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा dx अपॉन xz इंटू z स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स dy अपॉन -yz इंटू z स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स dz अपॉन x टू द पावर 4। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि सर बेसिकली यहाँ से 3 इक्वेशन से पहले अपन दो इक्वेशन को उठा करके चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर एक सॉल्यूशन मिल जाता है तब खुश, दूसरा अगर इक्वेट करके नहीं निकाल पाते तो हमारे पास जो थॉट है वो कौन सा है, मल्टीप्लायर सेट करने का थॉट है, जो काफी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इस प्रकार के साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इस फॉर्मेट में ही होगा, है ना, u1x, y, z इज इक्वल टू c1 और u2x, y, z बराबर c2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। जहां पे ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कहानी को अगर मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूं, मान लो u1 x y z का वैल्यू मान लो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और u2 इंटू ut ऑफ एक्स वाई जेड जो आया, यहाँ पे देखो ना, ये हो गया आपका u2, ये हो गया आपका e1, ठीक है। e1 और u2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बट अगर चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है तो u1 बाई u2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, बिकॉज e1 इज इक्वल टू 2u2 हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस प्रकार की चीजें नहीं आएगा। इस डिफरेंशियल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, हमेशा दो इक्वेशन रहेगा, और ये दो इक्वेशन का जो u1 और u2 होगा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिपेंड अगर करेगा तो क्या चीज होगा, मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट कंप्लीट इंटीग्रल्स होंगे। समझ में आ रहा है, जो 3 डायमेंशन स्पेस में जो दो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और इस चीज को देख करके आप समझ भी सकते हो कि ये किस फॉर्मेट में है, कुछ डायरेक्शन रेशियो 3D में जो पढ़े थे ना क्लास 12 में, उसके फॉर्मेट में कुछ आपको लग रहा होगा, है ना, कि dx, dy, dz, p, q, r, तो आप समझ सकते हो बेसिकली ये दोनों कर्व जो है वो 3D स्पेस में दो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व, मैं बोलूं अगर प्रिसाइसली फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है। तो खैर ये तो उसके पीछे छुपा हुआ राज हो गया, बट तरीका जो है वो मुद्दे का चीज जो आपको पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा इस प्रकार के साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनकी सॉल्यूशन जो है वो इसी फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन 2 के और बढ़ूं और उसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट में इरेज कर लेता हूं, आपको अगर नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिएगा चीजों को, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया, अभी मैं सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, और लिखना तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे आराम से आप खुद से लिख सकते हो, कोई तो इश्यू है ही नहीं। समझ आ रहा है ना क्या लिखना है, अगेन, गिवन, ये सब क्या लिख के दूं, ठीक है। तो अभी अगर यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं डायरेक्टली अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो देखो कि ये फैक्टर और z वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो
तो जो चीज बचेगा यहां से वो क्या बचेगा, dx by x is equal to minus of dy upon y। यहां पे अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो dx by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of mod x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस dy upon y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ log of mod y प्लस c1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से चीजें जो है वो बन जाएंगे, क्योंकि ये जब उधर समेशन होकर के आएगा तो log m प्लस log n क्या बन जाएगा, log mn बन जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका c1। समझ में आ रहा है। मान लेते बेस जो है वो मैथमेटिक्स में अपन e ही कंसीडर करते हैं, तो ये e टू द पावर c1 जो है वो कुछ c1 डैश का तैयारी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अभी अगर इसी के आधारित अगर आगे आप सोचने का प्रयास करो तो आप कुछ इस प्रकार से चीजों को सोच सकते हो, है ना, कि एक बार इक्वेट करके देख लेते हैं। अगर इक्वेट करके मतलब फर्स्ट दोनों को इक्वेट करके तो एक सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट थर्ड कितना इक्वेट कर सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड या तो फर्स्ट थर्ड या तो सेकंड थर्ड, तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट सेकंड इक्वेट करके तो बन गया, अब सेकंड थर्ड इक्वेट करके देखते हैं अगर कुछ बन मिलता है, अदरवाइज सेकंड फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके देखेंगे, अगर तब भी कुछ नहीं मिलता है तो मल्टीप्लायर के बारे में सोचेंगे, मल्टीप्लायर सेट करके देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो एक भी क्वेश्चन आप किए नहीं हो मल्टीप्लायर सेट करके, अगर यहां से हो जाता है तो जरूरत नहीं, अगर नहीं होता है तो सेट करके दिखा दूंगा किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने का बारे में सोचूं तो आप कुछ देखोगे कि चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। अच्छा, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है ना, x टू दी पावर 4 है तो बेटर है कि मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करूं, ताकि ये x टू दी पावर 4 इधर चला जाए और यहां से सिर्फ मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा तो काम चल जाएगा। समझ आ रहा है आपको मेरा थॉट, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मेरे को देख के चीजें पता नहीं चल रहा है, मेरे को एक दो बार पेन चलाने के बाद पता चल रहा है। समझ आ रहा है ना। तो उस चीज को आप सोचिएगा, ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में डूबना है कि सर ने कैसे सोच लिया, हम तो सोच ही नहीं पा रहे। अरे भाई, सर भी करने के बाद ही पता चला, ठीक है। वैसा नहीं कि हवा पता चल जाता है सारी चीज देख करके, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग, सही दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रॉपर्ली पेन चलाना है तो अपना आप दिख जाएगा आपको, ठीक है। चीजों को समझने का कोशिश करो बारी बारी से, है ना। यहां से मैंने x टू दी पावर 4 को फर्स्ट के साथ इक्वेट क्यों किया, क्योंकि ये नालायक अगर इधर जाएगा तो हमारा कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और ये z भी इधर जाएगा तो भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर मुझे लग रहा है, ठीक है। ये देख x टू दी पावर 4 को कैंसिल करके यहाँ पे कुछ x क्यूब dx वाला फंडा दे रहा है, और इधर आ जाएगा z इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड। समझ आ रहा है। बोले सर एक्स वाई का क्या काम है, एक्स वाई का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई। तो z स्क्वायर आप बोलोगे सर ये तो मॉड एक्स वाई है, मॉड एक्स वाई अगर c1 डैश है तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस c1 डैश, तो उसको एक नया कांस्टेंट c2 मान लो तो काम खत्म। c1 डैश ही मान देते उसको, नहीं यहाँ से c1 डैश ही मान देते, कोई इशू है ही नहीं। चलो, समझ आ रहा है मेरी बात। चलो, तो ये हो जाएगा आपका c1 डैश, है ना, इनटू dz। देखो ये पूरा पूरा z में चला गया और ये पूरा पूरा किस में रह गया, x में रह गया। समझ आ रहा है मेरी बात। तो अभी आप आराम से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, काम निपटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका x टू दी पावर 4/4, और इधर अगर मैं इंटीग्रेशन का बात करूं तो ये dz z क्यूब dz हो जाएगा, और दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ हो जाएगा z c1 डैश dz। कहने मतलब ये हो जाएगा आपका z टू दी पावर 4/4 प्लस ये हो जाएगा c1 डैश z स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। समझ में आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन आपको क्या दे देगा, सेकंड इक्वेशन दे देगा, जो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, इन दोनों इक्वेशन से आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी आप प्रॉपर्ली देख सकते हो और आगे ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन किस तरीके से करेंगे, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि dx by 1 is equal to dy by 2 लिखा हुआ है। कहने मतलब कि पहला दो इक्वेशन को इक्वेट करते ही एक इक्वेशन मेरे को बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मिल जाता है तो क्यों हम इंतजार करें, फटाफट अपन इसका सॉल्यूशन ही निकाल देते। नहीं तो अपन अगर dx by 1 को dy by 2 के साथ अगर इक्वेट कर देते हैं तो अपने को यहाँ से क्या मिलने वाला है, y is equal to 2x plus c1। इतना तो सभी कर सकते हो, है ना, इतना तो कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से y minus 2x का वैल्यू जो है वो अपने को क्या मिल जाता है, c1 मिल जाता है। सही है भाई। अभी देखो, अभी कुछ भी नहीं है, अभी बस
सेकंड वाला थर्ड वाला जो टर्म है उसमें तो y माइनस 2x डायरेक्टली दिख गया ना, तो बस हो गया ना माइन। ठीक है, क्या कर दो dx बाई 1 इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो सेकंड और थर्ड को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 5z प्लस 10c1 हो गया। ठीक है, और इधर हो गया आपका dx। इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, इधर आ जाएगा आपका x और इधर क्या आना है dx बाई ax प्लस b का प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है आपको? तो ये 1 बाई a हो जाएगा इंटू लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ax प्लस b प्लस क्या हो जाएगा c2। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको क्या दे देगा अभी फाइनल। हाँ, यहाँ पे भी मैं आपको बोलना चाहता था c1 डैश को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ xy, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और इधर भी आप 10 c1 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ 10 ऑफ y माइनस 2x नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अदरवाइज नंबर काटेगा। फिर इस चीज को उधर लेकर के चले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका u2 एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z इक्वल टू c2, और इधर भी आ जाएगा ये फाइनली क्या x माइनस 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड्यूलस 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस 2x मॉड्यूलस क्लोज करोगे इक्वल टू c2। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन नंबर 2। समझ आता है? क्लियर है ना? तो कुछ इस प्रकार से अपन जो है वो पूरा कहानी को निपटा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने सॉल्व कर लिए। अभी उसके आगे अपन देखते हैं किस प्रकार से सोच सकते हैं और क्या क्या नया चीज सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन। क्या क्या कैलकुलेशन करना है कि पहले तीन रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड या फिर सेकंड थर्ड, इन तीनों का पॉसिबिलिटी से जो अगर दोनों सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, एक मिलता है तो एक निकालो, अगर कुछ ही नहीं मिलता है तो दोनों ही सॉल्यूशन आपको किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एक्सट्रैक्ट करके करना पड़ेगा। समझ आता है? जैसे अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा जा रहा है। अपन तो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन भी अपन उसी प्रकार से निपटा देंगे, नहीं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके देख, इन दोनों को अगर अपन इक्वेट करते हैं a बाई बी माइनस सी, बी बाई सी माइनस सी, ये तो फालतू चीज कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। बेसिकली इंटीग्रेट करने से ही मतलब है ना, तो अगर z z कैंसिल कर देते तो यहाँ से y dy x dx वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? और फिर इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे अपन तो x x कैंसिल हो जाएगा, y dy z dz, काम खत्म। ये तो एकदम सिंपल हो गया, फर्स्ट सेकंड को इक्वेट कर दो और सेकंड थर्ड को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? कोई इश्यू नहीं है। चलो, तो ये तो मैं होमवर्क में डाल देता हूं आपको, है ना? तो ये आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना? अगर आपको आंसर वगैरह चाहिए या फिर अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आता है जहां से आपको चीजें सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप सोचो क्या करोगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को, यानी कि पहला दूसरा को इक्वेट करके या फिर दूसरे तीसरे को इक्वेट करके इस प्रकार से जुगाड़ लगा करके कुछ कर सकते हो आप? क्या आपको लग रहा है? जी नहीं, बिकॉज अगर अपन यहां से इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो z वाला फंडा कैंसिल होने के बाद ये कुछ उस फॉर्मेट में चला जाता है, xy में चला जाता है, ये सिंप्लीफाई होने लायक है। ठीक है, बट जब मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने जाऊंगा, ठीक है, तब तो कोई फैक्टर कैंसिल ही नहीं हो रहा है ना, यहां से तो x को एलिमिनेट होना चाहिए था, बिकॉज सेकंड और थर्ड को अगर इक्वेट करोगे तो dy और dz बचेगा, dx का तो कोई प्रेजेंस नहीं है, तो x को तो एलिमिनेट करना होगा ना। अगर वेरिएबल जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो वेरिएबल अगर प्रेजेंट रह गया तो इंटीग्रेशन थोड़ी ना चलेगा भाई, नहीं चलेगा ना, तो x को तो एलिमिनेट करना होगा, जबकि यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि x को एलिमिनेट करने का कोई रास्ता आपके पास है नहीं। समझ आता है? क्लियर है भाई? चलो, उसके बावजूद चलो पहले जो एक सॉल्यूशन सीधा सीधा निकल रहा है उस चीज को निकाल देते हैं, है ना, उस चीज को निकाल करके टेंशन दूर करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि कहानी क्या है क्या नहीं है। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? चलो, जैसे अपन सोचते हैं सबसे पहले सर इन दोनों को इक्वेट कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, यहां से तो कुछ ना कुछ फैक्टर कैंसिल होने में मेरे को दिख रहा है सर। बोले आपको दिख रहा है? जी मेरे को भी दिख रहा है। समझ आ रहा है? तो z को उड़ा देते सर, समझ आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो ये x dx बन जाएगा, माइनस y dx बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अगर इधर अपन मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, x dy प्लस y dy बनेगा। समझ आता है मेरी बात? क्लियर?
तो अपन x dx और y dy को तो छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना आप इंटीग्रेट हो जाएगा जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे। समझ आता है मेरी बात? दिक्कत दे रहा है आपको ये नालायक और ये नालायक। बोले सर x dy और y dx तो तब तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता जब x एज ए फंक्शन ऑफ y और y एज ए फंक्शन ऑफ x प्रेजेंट ना हो। समझ आता है? बिकॉज जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है और अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो दोनों मैच नहीं हो रहे। समझ आता है? तो अपन कुछ सोचने का प्रयास करते हैं, x dx माइनस y dy, ठीक है, इस चीज को तो रख देते हैं, ये तो तैयार है पूरा इंटीग्रेट होने के लिए, तो कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा। तो उस चीज के बारे में सोचते हैं जो दिक्कत दे रहा है, ठीक है, x dy प्लस y dx। समझ आता है? अभी अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैंने आपको याद करूं यूनिट 1 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला फंडा होता है ना, जहां पे अपने को डायरेक्टली एग्जैक्ट नहीं मिलता है, रिड्यूसिंग टू एग्जैक्ट वाला कंसेप्ट जो था ना, 5 रूल था ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, उधर 5th रूल में बता के दिया था ना, बाय इंस्पेक्शन आपको निकालना पड़ता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उधर काफी सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बना करके याद रखने के लिए बोला था। उसमें जो सबसे पहला फॉर्मेट था और सबसे इजी फॉर्मेट था वो यही था। याद करो आप। बोले सर क्या याद करना, एक बार याद करा दो, अपन तो पढ़ते नहीं है घर पे, तो आप ही करा दोगे तो बेहतर होगा। हम बोलेंगे ठीक है कराते, कोई इश्यू नहीं। तो x, इस चीज का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते अपन तो क्या निकलेगा यहाँ से, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रहा है? प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये कितना आ जाना है, x dy प्लस y dx बाई dx, और इधर से अपने को मिल रहा है, इधर से अपने को ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे आपको, या फिर डायरेक्टली आप dx को कैंसिल करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि d ऑफ xy इज इक्वल टू x dy प्लस y dx। इस प्रकार की चीजें बन रहा है, ठीक है। तो ये जो x dy प्लस y dx है, ये काफी फेमस चीज है और आपको याद रखना बनता है इस चीज को। अगर याद नहीं रखोगे तो फंसने वाले हो आप, ठीक है। उधर मैंने आपको बोल के दिया था एटलीस्ट 4 से 5 एग्जैक्ट डिफरेंशियल आप याद रख लो। d ऑफ x बाई y, d ऑफ y बाई x, d ऑफ x इनटू y, फिर d ऑफ tan इनवर्स में था, log में था, वो सारी चीज एटलीस्ट 5 से आप याद रख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को अपन अगर d ऑफ xy लिख देते, बोले सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब तू दोनों तरफ इंटीग्रेट करेगा, ये इंटीग्रेशन दे देगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये इंटीग्रेशन दे देगा y स्क्वायर बाई 2, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के आ जाएगा xy प्लस c1। तो यहां से जो है वो अपने को पूरा सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा किस चीज का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो कि किस फॉर्मेट में रहता है, इस चीज को माइनस करके इधर इक्वल टू करके लिख दीजिए। तो ये आपका बन गया e ऑफ x, y, z, e1 लिख दो इज इक्वल टू c1। इस फॉर्मेट में एक आध सॉल्यूशन आपको मिल गया। अभी दूसरा तीसरा जो है वो अपने को कुछ क्या करना पड़ेगा, वो अपने को कुछ सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे, आगे देखना पड़ेगा। अभी इतना अपन समझ गए कि फर्स्ट और सेकंड को सर इक्वेट करके तो एक सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, बचा आपके पास दूसरा रास्ता कि सेकंड थर्ड को इक्वेट कर दो, फर्स्ट थर्ड को इक्वेट कर दो। बट दोनों ही जगह पे अपने को जो है ना वो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोले क्यों सर? क्योंकि इधर से जो है वो अगर सेकंड थर्ड को अगर इक्वेट कर देते हैं अपन, तो ये x नालायक जो है वो कुछ ना कुछ एलिमिनेशन के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है ना? उसको अपन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इस चीज को, इन दोनों को इक्वेट करके अपन दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा उसके रिस्पेक्ट में मतलब उतना ही वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। इंटीग्रेशन चल रहेगा y और z के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे x भी इन्वॉल्व है। वो x को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे और सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो अगर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो अपन इस चीज को इक्वेट करके करें क्या? सिमिलरली वही प्रॉब्लम शो कर रहा है अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूं। समझ में आ रहा है ना? तो तब इस प्रकार की चीजों में जब आप इतने सारी चीज सोचने के बाद हार मान जाएंगे, तब आपको सोचना है किसके बारे में? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट जो है वो हर एक चीज को रिड्यूस कर देता है और सिंप्लीफाई कर देता है। अगर आप इस प्रकार से चीजों में हार मान जाएंगे तो सबसे बड़ा चीज आपका क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जरूरी नहीं है कि ये सब जो आप निकाले वो इक्वेट करके बच्चों को आसानी हो जाता है, इसीलिए मैं एक आध सॉल्यूशन इक्वेट करके निकालने के लिए बोल देता हूं। अदरवाइज ये सॉल्यूशन भी मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेट करके निकाल सकता था।
और वो आपको प्रॉपर्ली अपना दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे आप उतना ही आपका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट जो है वो तैयार होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको सिखा सकूं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल करके दे दूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपन यहाँ पे सेट करें। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना, वो याद है ना, पी क्यू आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, P एक रेशियो में, Q एक रेशियो में, R एक रेशियो में, उन तीनों को अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। और उसी चीज को आपको यहां पे सोचना है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर में PQR सोचूं। PQR तो यहां पे लेने से कोई काम नहीं बनेगा ना, ऐसा कौन सा PQR में सोचूं जो ये प्रॉपर्टी लगने के बाद डिनोमिनेटर को क्या कर दे, सिंप्लीफाई कर दे। बोले सर क्यों, ऐसा आप क्यों सोच रहे हो? बोले मैं इसीलिए सोच रहा हूं बेटा क्योंकि अगर मैं PQR तीन मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लगाता हूं तो ऊपर जो आएगा वो क्या बनेगा, कुछ PX टाइप का बनेगा। ऊपर क्या बनेगा, PDX प्लस QDY प्लस RDZ। वो तो बोले इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से, कोई इश्यू नहीं है। बट अभी PQR के ऊपर डिपेंड करेगा कि PQR आप क्या लेते हो, समझ में आ रहा है? बट ऐसा PQR आपको लेना है ताकि P इंटू दिस एक्सप्रेशन जब भी आप करोगे, Q इंटू दिस एक्सप्रेशन और R इंटू दिस एक्सप्रेशन जब भी करके तीनों को ऐड करोगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो एकदम सिंपलेस्ट बन जाए या फिर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। डिनोमिनेटर जितना सिंपलेस्ट होगा उतना ही जल्दी से इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो सोचना है वो प्रॉपर्ली किस चीज में सोचना है, आपको इस चीज में सोचना है कि ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोले मेरे को सोच के दे दो ताकि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद एकदम क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर अपन ध्यान से देखें इस प्रकार के मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचने के बारे में तो आप सोच सकते हो। अब क्या सोचोगे अगर ध्यान से देखो तो अपन ये सोच सकते हैं यहां पे आराम से कि z इंटू एक्स प्लस वाई है ना, तो इस चीज को एक बार ब्रेक करके लिख देते हैं तो शायद और आसानी से मेरे को दिख जाएगा। नहीं, अगेन ये पार्ट तुम करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला पार्ट में एक बार दिखा देता हूं अच्छे से लिख के। ठीक है, चलो dx अपॉन z इंटू एक्स प्लस वाई, सही है, इक्वल टू dy अपॉन z इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तीनों को अगर अपन इक्वेट करते हैं तो यहां से क्या निकलेगा, xz प्लस yz इज इक्वल टू dy अपॉन xz माइनस yz इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जरा सोचने का प्रयास कर सर कि क्या चीज सोचोगे तो आपका जो चीज जो है ये एकदम से सिंप्लीफाई होने के लिए तैयार है। समझ आ रहा है? क्या चीज सोचेंगे? अगर मैं सबसे पहले x y z लगा देता हूं, एकदम सिंपलेस्ट। x अगर यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, मन ही मन सोचना है ये सब, ठीक है, पेन चला के देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक झटके में देखोगे आंसर निकाल दोगे, नहीं भाई ऐसे नहीं। या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का रूल वगैरह होता है ना, यहाँ पे रूल वही है कि आपको दिमाग से सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं x लगा करके देखूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर z प्लस एक्स वाई जेड आएगा ना, ऊपर नीचे एक्स एक्स आएगा, मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का बात कर रहा हूं, प्लस y dy तो ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, y से इसको मल्टीप्लाई कर एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, प्लस इसको z से अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस इधर कितना आएगा, वाई स्क्वायर जेड आएगा। समझ में आ रहा है? मेरे बात क्लियर है? तो अभी देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है और ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम तुरंत किस चीज के बारे में सोचेंगे, बोलो जरा। बोले आप बोलोगे सर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। मैं बोलूंगा क्या? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों ना आप प्लस जेड ना लेकर के माइनस जेड ले लो, माइनस जेड लेने से तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं बोलूंगा क्या बेटा माइनस जेड लेने से तो ये नलाई भी माइनस बन जाएगा ना, और तब तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल नहीं होगा। आप बोलोगे तो आप एक और चीज कर सकते हो ना, देखो ना ये भी तो वही प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्यों ना आप यहाँ पे भी माइनस वाई फिक्स कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, बोलो रामायण तैयार हो गया और चीजें जो है वो भी पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो इसी प्रकार से आपको हिट एंड ट्रायल अप्रोच जो होता है उस प्रकार से ही ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना?
जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या पॉसिबल होता है। बेसिकली एक्स वाई जेड या फिर 1/x 1/y 1/z या फिर एक्स वाई जेड से नहीं हुआ तो वाई एक्स जेड वाई एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इस प्रकार का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। इतना मैं आपको बोल के दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार का ही होगा हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ज्यादा डिफिकल्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह नहीं होता है। इतना से सिंपलेस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करने से चीजें जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट वो चीज आपको ट्रायल करके देखना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस से डेवलप होगा। जितना विजुअलाइजेशन पक्का होगा उतना ही चीजें जो है वो सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रेशियो अपन किस चीज के इक्वल लिख सकते हैं आगे जा करके, बोलो जरा एक बार। ऊपर लिखेंगे x dx, लिखेंगे ना ऊपर x dx, नीचे क्या लिखेंगे बोल, माइनस वाई डी वाई। याद है ना, यहाँ पे प्लस करके फिर माइनस करके देखे थे, आंसर मैच हो रहा है। आंसर मैच हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर एकदम सिंपलेस्ट हो गया, जीरो ही बन गया पूरा पूरा। फिर इधर अपन माइनस जेड डी जेड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर x नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। माइनस वाई से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा। और माइनस जेड से अगर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा। तो ये कहानी जो है वो पूरा पूरा आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो चीज बना वो क्या बन गया, वो बन गया आपका कुछ इस प्रकार का चीज, ठीक है। अब इस चीज को किसी भी रेशियो के साथ अगर इक्वेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये तो न्यूमरेटर में बचा रहेगा, ये जीरो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर के आंसर क्या दे देगा, जीरो। तो आपका इक्वेशन जो है वो एकदम से सिंप्लीफाई होकर के क्या बन गया, ये बन गया, जिसको एक बार से इंटीग्रेट करने से ही जो आपका आंसर है वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू C2, जो कि हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन मिलकर के कंस्टिट्यूट करेगा क्या, इस इक्वेशन 5 जो एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन कौन बताएगा, ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड, अगर एक्स माइनस वाई माइनस जेड मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर सेट किया तभी जाकर के सॉल्व हुआ, उसके अलावा भी अगर अपन सॉल्व करते ना, सेट करते तो आप सॉल्व कर पाते आसानी से, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। समझ में आ रहा है ना। जैसे उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लो आप क्या करो, आप यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, y dx होगा। नीचे कितना आएगा बोल, एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। इधर x से मल्टीप्लाई करो तो ये x dy आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, है ना। और इधर माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये देखिए कैंसिल हो गया, वाई नहीं हुआ, सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो आप बोलोगे सर ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब दिस इक्वल, अभी 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 क्या होगा, ये तो मैं सेपरेटली अलग से आपको दिखा रहा हूं ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अभी दिस डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो इस चीज के जगह पे अभी क्या आएगा, y dx प्लस x dy माइनस z dz का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, आप बोलोगे सर ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है। बट अगर आप उस चीज को ध्यान देते हो तो इसको तुरंत आप क्या लिख दोगे, d ऑफ xy एक परफेक्ट डिफरेंशियल में इसको कन्वर्ट कर दोगे, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद ही xy माइनस z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ऐसे एकाध मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक सेटअप जो है वही पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के सेटअप पॉसिबल हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोचते हो। आप जो भी सोचोगे उस चीज को सोच करके आप सॉल्व करो, आपके पास जो है वो आपका सॉल्यूशन जो है वो तुरंत मिलेगा, ठीक है। और अलग अलग सॉल्यूशन आ भी सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी वेरिएबल प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आपका काम बस इतना सा है कि मैं वापस बोल के दे रहा हूं कि पहले फर्स्ट सेकंड को इक्वेट या सेकंड थर्ड को इक्वेट या फर्स्ट थर्ड को इक्वेट करके देखेंगे। अगर सॉल्यूशन दोनों मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट का जरूरत ही नहीं हुआ। अगर एक मिलता है और एक नहीं मिलता, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, दूसरा वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट से निकाल दो, ठीक है। अगर दोनों ही नहीं मिलता है तो आपका किस्मत बहुत खराब है। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, दोनों बार ही दो अलग अलग प्रकार के मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोच करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने दो अलग अलग प्रकार के मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोच करके सॉल्व किया ना, देख समझ में आ रहा है ना। मैं इसको भी बोल सकता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, इन दोनों को भी बोल सकता हूं, इन दोनों को भी बोल सकता हूं, इन दोनों को भी बोल सकता हूं। फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट थर्ड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या
करोगे किस प्रकार से करोगे, मुद्दे का बात है कि आपको दो इक्वेशन सॉल्व करके प्रॉपर्ली निकालना है, जो कि u1 xyz इक्वल टू c1 और u2 xyz इक्वल टू c2 के फॉर्मेट में प्रेजेंट हो। समझ आ रहा है चीजें? चलो आगे देखते हैं। 5 तक हो गया, उसके बाद अपन देखते ध्यान से। चलो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। अगर अपन ध्यान से देखें यहां से तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इक्वेट करके सॉल्व कर पाओगे? क्या इक्वेट करके आप सॉल्व कर पाएंगे इस चीज को? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सेकंड को अगर इक्वेट कर, अगर मैं फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करूंगा, जुकाम काफी ज्यादा हो गया। अगर अपन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करें इक्वेट करके, कोई फायदा होगा? अगर अपन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करें या इक्वेट करके, कोई फायदा होगा? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन चलेगा x और y के रेस्पेक्ट में, और वेरिएबल जो है वो यहाँ पे z भी इन्वॉल्व है, और z को एलिमिनेट करने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, तीनों सिमेट्रिक की है, सारे के सारे फेल हो गए। बोले इक्वेट होकर के तो ये सॉल्व होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। क्यों सोच रहे हो? बनता ही नहीं है। आपको दोनों ही सॉल्यूशन किससे निकालने पड़ेंगे? प्रॉपर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट से ही निकालना पड़ेगा। तो अगर अपन ध्यान से सोचे आगे तो देखते गाली क्या बोल रहा है, देखिए जरा, है ना। we have dx by x into y square minus z square जो होगा वो किसके इक्वल होगा? dy upon this equal to dz upon z। इस चीज को अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको सेट करना है तो आप क्या सेट करोगे? एक बार सोचो ना। आप काश एक बार सोच रहे हो सर, अगर यहाँ पे x y z नहीं होता तो इन तीनों का समीशन तो 0 हो रहा होता। मैं बोलूंगा नहीं होता, नहीं होता तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? लगाओ ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे सर क्या? मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे सेट कर दे ताकि x खत्म हो जाए। तो x खत्म होने के लिए यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे? 1/x। ऑब्वियसली काम खत्म हो गया। तो इस चीज को क्या लिखेंगे? 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz। तो 1/x into this जैसे ही करेंगे तो ये y square minus z square, ये z square minus x square 1/y कैंसिल हो जाएगा, और अगला वाला x square minus y square, तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया? बोले आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज किसके इक्वल आ गया? नीचे 0 के इक्वल आ गया। समझ आ रहा है? तो यहाँ से जो कुछ चीजें जो है वो क्या मिलेगा आपको सॉल्व करने में? ठीक है, 0 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, चीजें जो है वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ x का मॉड्यूलस प्लस log ऑफ y का मॉड्यूलस प्लस log ऑफ z का मॉड्यूलस बराबर c1। बस यहाँ से सॉल्व कर दो, और सॉल्व करके अपने को जो है वो पूरा पूरा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? चलो आगे सोचते हैं। आगे क्या सोचेंगे? बोले सर यहां से तो एक सॉल्यूशन आपने निकाल दिया, ठीक है। एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से log एक्स वाई जेड इक्वल टू e टू द पावर c1 हो जाएगा ना। एक्स वाई जेड इक्वल टू c1, ये तो एक सॉल्यूशन आपने निकाल दिया। बोले सर दूसरा सॉल्यूशन? दूसरा सॉल्यूशन क्योंकि इक्वेट करने वाला कंसेप्ट तो फेल हो गया ना यहाँ पे, तो दूसरा सॉल्यूशन भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही निकालना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर और क्या क्या आपको लग रहा है ताकि डिनोमिनेटर जो है वो पूरा पूरा सिंप्लीफाई हो जाए? तो मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे x ना होकर के x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर होता तो भी आप सोचो ना, तब भी जब आप सम करते तो भी तो कहानी सॉल्व हो जाता ना पूरा पूरा। समझ में आ रहा है? तो वापस आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आपने तो सही पकड़े। तो इस जगह पे अगर x स्क्वायर बनाना है
तो तब तो आपको 1/x की जगह पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ऑब्वियसली x से करना होगा। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये चीज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से x dx प्लस y dy प्लस z dz का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू c2 व्हिच इज योर सेकंड सॉल्यूशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ u2 as a function of x, y, z is equal to c2, and this is the solution which is in the form of u1 as a function of x, y, z is equal to c1, and these two equation constitute the जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 6। समझ आ रहा है? क्लियर है ना? तो इस प्रकार से अपने को पूरा क्वेश्चन जो है उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है और उसको प्रॉपर्ली सोच करके सॉल्व भी करना है। समझ आ रहा है? क्लियर है कहानी? चलो तो आगे अगर अपन देखते हैं तो क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि बोले सर यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों को अगर अपन इक्वेट कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, कोई इश्यू नहीं। और बोलोगे कि सर दूसरा सॉल्यूशन तो कहीं से भी इक्वेट करके नहीं मिलने वाला। बोले क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को इक्वेट करने जाओगे तो z को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फर्स्ट थर्ड को इक्वेट करोगे तो भी इम्पॉसिबल है, मतलब एक सॉल्यूशन यहां से आएगा, दूसरा सॉल्यूशन मल्टीप्लाइंग फैक्टर देगा आपको। बोले सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैसे डिजाइन करें, एक बार समझा के दे तो जरा, तो अपन सोचने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो बोलूंगा सोचने में देखता हूं, है ना? अपन जो है वो कुछ सोचने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। चलिए यहां से अगर अपन सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या सॉल्व कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखें। x dx डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस ट्वाइस yz माइनस y स्क्वायर, तीनों ही रेशियो इक्वेट कर देते किसके साथ? इस चीज के साथ। अब ये बोलोगे सर यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तब तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता। मैं बोल रहा हूं इंतजार किस चीज का कर रहा है भाई? अगर y स्क्वायर चाहिए तो y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ना, क्या इश्यू है? अब बोलोगे सर करने से तो y स्क्वायर प्लस yz आ रहा है। मैं बोलूंगा ठीक है, y स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, yz के साथ एक और yz आ जाएगा तो 2yz इस 2yz को उड़ा देगा, तो फायदा ही तो हुआ ना आपका। अब बोलोगे सर एक और yz कैसे लाना है? एक और yz लाना है जब यहाँ पे ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो z dz क्या हो जाएगा? प्लस yz माइनस z स्क्वायर। ये माइनस में आ रहा है ना, ये प्लस वाले को कैंसिल कर देगा। देखो समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसके नीचे पूरा 0 आ गया, इसको इक्वेट करोगे उधर और सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 बराबर c2 आएगा ये। और c1 कहां से निकालोगे? इन दोनों को इक्वेट करके निकाल दोगे। ये तो सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वो वाला फंडा लग जाएगा ना यहाँ पे, d of yz is equal to y dz प्लस z dy वाला फंडा लग जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ इसी प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को भी निपटा सकते हैं, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते एक बार। बोले लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? दिखा दो एक बार। मैं बोलूंगा ये है, दिख रहा है आपके सामने। बोले सर इक्वेट करके तो वो लग ही नहीं रहा है अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो आप क्यों ना डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ही सॉल्व करो। ठीक है, तो अपन वही सोचते हैं। ठीक है ना, तो अपन ये सोचने का प्रयास कर रहे थे कि अगर ये x y z यहाँ पे नहीं होता तो आप देखो ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। ठीक है, माइनस z प्लस z खत्म, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खत्म। बोले सर एक्स वाई जेड खत्म करने से आंसर सिंपलीफाई। मैं बोलूंगा बिल्कुल दिख तो रहा है। तो आप तुरंत क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि एक्स वाई जेड अगर खत्म करना ही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगाएंगे? 1/x 1/y और 1/z लगा दो। आराम से सॉल्व करके डिनोमिनेटर सिंपलीफाई हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या दे देगा? log of xyz equal to c1 which will give the solution xyz equal to c1 which is your first equation। ठीक है, तो ये तो एक मिल गया। बोले सर दूसरा वाला भी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालना पड़ेगा। सोचो ना थोड़ा, दूसरा वाला सोचना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर दिमाग में आप स्ट्रेस डालते रहोगे कंटिन्यूअस तो आपको दिख ही जाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रायल अगर करते रहोगे, चलो ट्रायल करते, एक्स से ट्रायल करते,
अगर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड बन रहा है, सही है। प्लस चलो सेकंड वाले पे y लगा देते हैं, y dy है ना, y dy अगर करते हैं तो ये माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस वाई स्क्वायर जेड बन रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। चल अभी अगर मैं सोचूं तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बस इन दोनों को कैंसिल करना है और इन दोनों ही तो यहां पे भी मिल रहा है। तो अगर ये दोनों ही यहां पे मिल रहा है तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल होने के लिए तैयार है, बट अगर आप +1 कर दोगे तब तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों को रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए सिर्फ -1 अकेला ही काफी है। तो -1 अगर थर्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर में सोचूं तो मेरा क्या हो गया, -1 हो गया, जो -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होने के साथ साथ -x² प्लस y² सिंप्लीफाई होकर के 0 आ गया। समझ में आ रहा है। अगर नीचे वाला 0 आ गया तो पूरा पूरा चीज सिंप्लीफाई होकर के x dx प्लस y dy माइनस dz का वैल्यू आ गया 0, जहां से हो जाएगा x² 2 प्लस y² 2 माइनस z इज इक्वल टू c2, जो कि हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन जो आपका जनरल सॉल्यूशन को कंस्टिट्यूट करेगा, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ u2 एज ए फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू c2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। कुछ इसी प्रकार से हम simultaneous differential equation of the form dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेटिंग टू रेशियोज एंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने एग्जांपल्स के साथ साथ आपका जो ये कंसेप्ट है वो पक्का हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से अपने दिमाग में फीड हो गया है। और बाकी जो आगे का चीज है ना, देखो वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। खैर मैं और कुछ इलस्ट्रेशन लेता हूं अच्छा और उनमें हम मिल करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को और अच्छे से तैयार करते हैं और उसके बाद अपन कुछ होमवर्क आपको देंगे, जो आप करोगे तो जरूर इतना सा क्वेश्चन जो मैं करा के दिया उसको तो वापस आपको खुद से प्रैक्टिस करना ही है, और जो होमवर्क में रहेगा वो भी अगर कर लोगे तो जरूर ये तैयार जो है टॉपिक जो है वो हमेशा के लिए आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं वापस एक पॉज लेकर के इस चीज को लिख देता हूं। तो देखो और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पिक किए, उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, किस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। 9 पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशन इक्वेट करने से क्या बात बनेगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड किसी को भी इक्वेट करने से कोई भी एलिमिनेट होकर के दो वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अपन क्लियरली यहाँ से समझ सकते हैं कि कहानी जो है वो क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही कहानी है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कहानी है तो क्यों ना हम सोचने ही बैठ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप सोचने का प्रयास करो तो यहाँ पे x² y² देख करके यहाँ पे भी आपको कुछ x² y² का मन हो रहा होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली सोचूं कि यहाँ पे अगर y² मुझे बनाना है और इसको कैंसिल आउट करना है, देखो अगर मैं यहाँ पे y² बना देता हूँ तो यहाँ पे -1 लगाने से कैंसिल हो जाएगा, इतना मेरे अंदर दिमाग में काम कर रहा है। तो अगर मैं ऊपर लगा देता हूँ y dx तो नीचे कितना आ जाएगा आपका y² माइनस xyz। तो माइनस xyz को उड़ाने के लिए इधर प्लस x चाहिए तो ऊपर लगाना पड़ेगा प्लस x dy, तो इधर आ जाएगा आपका x² प्लस xyz। अभी x² प्लस y² को कैंसिल करने के लिए -x² माइनस y² चाहिए, जो कि यहाँ पे -1 लगाने से ही आ जाएगा, वो आप सभी जानते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये सेटअप बन गया। ये आपका क्या बन गया, d of xy माइनस dz इक्वल टू 0, जो कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो तैयार हो गया। दूसरे सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचते हैं तो आप कुछ ना कुछ इस प्रकार से भी सोच सकते हो कि क्यों ना हम एक बार यहाँ पे x ही डाल देते हैं। मैंने बोला था आपको x y z 1/x 1/y 1/z 1 0 -1 ये सब के बीच में ही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बस आपको सोचना आना चाहिए। तो अगर मैं x डाल के एक बार ट्रायल कर देता हूं तो आप देख सकते हो ऊपर x dx आएगा, नीचे आ जाएगा आपका x y माइनस x² z प्लस इधर आ जाएगा आपका y dy प्लस x y प्लस y² z x, अच्छा यहाँ पे तो प्लस एक्स वाई आ गया, मतलब यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा तभी जाकर के ये माइनस एक्स वाई माइनस y² z होगा। तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए उधर मुझे क्या चाहिए, प्लस z ही सफिशिएंट है। ठीक है, x² z प्लस y² z लो बन गया, एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम बन गया। अभी इसको इक्वल टू 0 करके
मतलब इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये तो dx बाई दिस इक्वल टू कोई भी तीनों में से कोई भी रेशियो ले लो तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 उधर मल्टीप्लाई होकर के इसका आंसर 0 दे देगा। तो इंटीग्रेट करोगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c2। आराम से यहाँ से सॉल्व जो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, करिएगा। करने के बाद अगर किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत होता है पूछिए मुझे, पूछने के बाद करके देता हूँ। ठीक है, ऐसे स्पून फिट नहीं कर सकता यार कि सारे सॉल्यूशन एक एक करके धराधर करा के दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, बस लिखते ही जा रहा हूँ। इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। ठीक है, तो प्रॉपरली चीजें सिखाने आया तो सिखा रहा हूँ, आप सीखते जाओ। अगर सीखने का मन नहीं है, रटने का मन है, तब तो किताब खरीद लीजिएगा, रख लीजिएगा, हो जाएगा काम। मेरा क्या जरूरत है, मैं तो सिखाने आया। dx अपॉन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन x इंटू 2y टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 बराबर dy अपॉन y इंटू z टू द पावर 4 माइनस 2x पावर 4 बराबर dz अपॉन z इंटू x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4। ठीक है, तो अभी अगर अपन सोचते हैं तो कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि क्लियरली मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर यहाँ पे ये x y z ना होता तो ये z टू दी पावर 4 तो कैंसिल हो जाता प्लस करने के बाद ही, और यहाँ पे 2y टू दी पावर 4 और यहाँ पे y टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पे बस -2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई होने से ही तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये नालायक इसके साथ चला जाएगा। तो सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर सेट कर दो ताकि ये x y z गायब हो जाए और यहाँ पे 2 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो x y z गायब करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या चाहिए होगा, 1/x 1/y 1/z, और अगर z वाले में 2 चाहिए तो 1/z ना लिख के क्या लिख दोगे, 2/z लिख दोगे, काम निपट जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ इस प्रकार से अपना थॉट जो है उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो ऊपर लगा दो 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 2/z dz। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? उधर अगर 1/x लगा देते तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इधर अगर 1/y लगा देते तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अगर 2/z लगा देते तो ये 2x टू द पावर 4 माइनस 2y पावर 4। देखो बात बन गया, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? और ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो x y z स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्लियरली वर्बली सॉल्व कर दी, x y z स्क्वायर c1 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में मैं सॉल्व करना सोचने का प्रयास करूं तो आप कुछ ये सोच पाओगे यहाँ पे कि सर अगर आप दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे सोचने का प्रयास करोगे तो क्या सोचोगे, 2xy टू द पावर 4, अगर 1 1 1 भी दे देता हूं, नहीं तब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, y टू द पावर 4 z आ रहा है और इधर y z टू द पावर 4 आ रहा है। अच्छा, तो सारे का डिग्री अगर सेम करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देख y z टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 z प्लस माइनस तो है, बट कैंसिल कब होगा, जब ये भी y टू द पावर 4 होता और ये भी z टू द पावर 4 होता। तो इसको y टू द पावर 4 बनाने के लिए y क्यूब का जरूरत है और इसको z टू द पावर 4 बनाने के लिए z क्यूब का जरूरत है। तो मैं क्यों ना एक बार x क्यूब y क्यूब z क्यूब करके ट्रायल करके देखता हूं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दूसरा कुछ सोचेंगे। ठीक है, हिंट कहां से मिला आप देख रहे हो ना, कैसे कैसे मैं हिंट निकाल रहा हूं, जैसे जैसे मैं सोचते जा रहा हूं उसी प्रकार से सीखते जाना है आपको, मेरे को फॉलो करते हुए। समझ आ रहा है? अपना दिमाग लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं जैसे फॉलो कराना सिखा रहा हूं आपको, उसी प्रकार से सोचना सीखो, फिर अपना दिमाग लगाओ तो मेरे से भी ज्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। समझ आ रहा है? क्लियर है ना? प्रैक्टिस के ऊपर है, कंसेप्चुअल इतना बोल नहीं सकता, प्रैक्टिस के ऊपर है टॉपिक। समझ आ रहा है? x पावर z 4 y पावर z पावर 4, ये देख ये तो निपट गया इसके साथ। समझ में आ रहा है? 2y पावर 4 x पावर 4 ये तो इसके साथ निपट गया, बोलो z पावर 4 ये तो कैंसिल ही हो गया, बोलो सेटअप बन गया। समझ आ रहा है? x क्यूब y क्यूब z क्यूब से ट्राई किया, हिंट कहां से मिला, इन दोनों से हिंट ढूंढ करके निकाला, खींच के निकालना पड़ेगा हिंट, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आपको दिखेगा नहीं कि क्वेश्चन ये रहा, ये देखो हिंट भी दे दिया क्वेश्चन में, आप लोग बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह सब दे दिया, आप सॉल्व कर लो, नहीं, खींच के चीजों को निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस प्रकार से उस अंदाज से सोचना पड़ेगा। वो सोचते कैसे, किस प्रकार से मैं सोच के सॉल्व करता हूँ, उस चीज को सिखाने के लिए तू मेरे को पैसा देता है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, सॉल्यूशन छापने के लिए मेरे को पैसा नहीं देता है तू, ठीक है, सॉल्यूशन छापना है तो पहला ही जिस दिन पहला सेमेस्टर का क्लास होता है उसी दिन पूरा 5 यूनिट का जेरोक्स करके दे दूंगा ना, तुम रट लोगे बैठ करके पूरा सेमेस्टर, पास नहीं हो पाओगे क्या? आराम से पास हो जाओगे। मेरे पास सीखने के लिए आए हो, सॉल्यूशन छापने के लिए थोड़ी ना आए भाई। ठीक है, तो अपन सिखाएंगे,
सॉल्यूशन छाप के भी दे रहे, ऊपर से अगर आपको थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बोल के दे रहे, कर रहे, तो ये एक लर्निंग प्रोसीजर है, ठीक है ना, रटिफिकेशन का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपन जो है वो पूरा कहानी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, आराम से इस चीज को आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पहला 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दी ऑलरेडी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने इसीलिए पिक किया है क्योंकि इस चीज में मैं आपको सिखा सकता हूँ कुछ ना कुछ, एक अलग टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा और मैं आपको जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखा सकता हूँ, ठीक है। कि इस क्वेश्चन के थ्रू ना आप देखोगे यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आगे 4 3 2 3 4 भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन मिला। अब तक जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं 10 क्वेश्चन में से इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला था। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन पे ना आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से डायरेक्ट, इतना देर से तो आप वीडियो ट्रायल कर ही रहे थे, पर सोच के कर रहे थे। अभी प्रॉपर मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर खुद से आप सोच करके निकाल सकते हो। बोले सर कैसे, एक बार दिखा दो इस प्रकार की चीजें, तो बहुत फायदा हो जाएगा शायद आगे सोचने में। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो क्या है, वो उधर जो माने थे ना पी क्यू आर, मुझे तो पता नहीं है, फिर सॉल्व होने के बाद पी क्यू आर का वैल्यू अपना आप मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अगर मैं मान लिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है मेरा वो अगर पी क्यू आर है, तो अपन जो है वो इस चीज को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो आप पूरा। चलो, तो अपन इस चीज को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, देख ये क्या हो जाएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, बोलो सही। चलो, नीचे क्या आ जाएगा, P इंटू, अब सारे क्वेश्चन में ना अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचने में दिक्कत हो रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रहा है, मैंने तो आपको कुछ सेटअप बता दी, एक्स वाई जेड, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, अभी आ गया 1/x 1/y 1/z 1 - 1 0, ये सब के बीच में ही हो जाते हैं 99% लगभग। कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं कि जहां पे आपको ज्यादा सोचने का प्रयास हो जाए, या फिर अगर इस प्रकार से कि इतना सिंपल चीज जो है वो भी अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो आप इस प्रकार से अपना सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, शायद उसके थ्रू आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को और भी आसानी से सोच पाओ, ठीक है। बोले सर कैसे, ये बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो वही बता रहे, आप सीखने का प्रयास करो, है ना। P इंटू अपन क्या करते हैं 4y - 3z, ठीक है, प्लस Q इंटू इधर 4x - 2z, समझ में आ रहा है, प्लस R इंटू अपन क्या करें 2y - 3x, क्लियर है बात। अच्छा, अभी एक चीज तुम मेरे को बता, एक चीज कि आप सॉल्व किस लिए कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व पूरा क्वेश्चन को इसीलिए कर रहे हो ताकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सिंप्लीफाई होकर के 0 बन जाए। आप इतना देर से क्या काम कर रहे थे, एक बार सोचो, इतना देर से आप ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोच के निकाल रहे थे जिस चीज को अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में सारे चीज का समेशन जो है वो आफ्टर अप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो अभी वही तो चीज है ना कि इसको 0 बनाना ही आपका काम है। अगर इसको 0 बनाना आपका काम है तो इसको 0 मान करके सॉल्व करके PQR निकाल दो ना, खत्म बात। नहीं आ रहा है तो वो चीज आपको डेवलप करना है। अगर वो चीज आप समझ गए ना तो आप और भी आसानी से मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में सोच सकते हो, बट थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है ना। बट यूजफुल तो है भाई, है ना। क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा है कि और थोड़ा सा समय लेकर के रफ में ये चीज सॉल्व करके प्रॉपर्ली रफ में करने का जरूरत है, फेयर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ आ रहा है मेरी बात। चलो, तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन अपन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब ये नालायक जो है वो क्या बन जाएगा, 0। कहने का मतलब आप PQR ऐसे ढूंढने का कोशिश कर रहे हो जो अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो इस चीज को सोचने के लिए अपन क्या करते हैं, इस चीज को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इस चीज को 0 कर देते हैं। अभी यहां से खेल शुरू होगा। बोले सर क्या खेल शुरू होगा, एक बार बताओ तो जरा। मैं बोलूंगा कि देख यहाँ पे कितने चीज ध्यान से देख, एक बार तो 2 3 4 एक प्रकार का चीज मिल रहा है और एक बार XYZ एक प्रकार का चीज मिल रहा है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे दो, यहाँ पे तो आपको कौन दिख रहा है, वेरिएबल के फॉर्मेट में PQR दिख रहा है ना, बट आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना। PQR तो आपको निकालना है। अगर यहां से आप इसको 0 इंटू P प्लस 0 इंटू Q प्लस 0 इंटू R लिख करके इक्वेट कर दोगे तो ये 0 ये तीनों के तीनों 0 के इक्वेट हो जाएगा, तो आपको
पी क्यू आर का वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस इक्वेशन को कहने का मतलब इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जहां पे पी क्यू आर की जगह पे एक बार 2 3 4 आ जाए और एक बार एक्स वाई जेड आ जाए। समझ में आ रहा है? तो किस प्रकार से सोचोगे जरा ध्यान से देखो। इसको मैं ब्रेक करता हूं, इसको मैं ब्रेक करता हूं, तो ये क्या बनने के लिए तैयार है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2qz, बड़ा मजेदार सा चीज है यार, ठीक है। शुरुआत में ये नहीं बता सकता, शुरुआत में बता देता तो शायद तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो फील दिलाया मैं, वो फील नहीं आता आपके अंदर, ठीक है। चलो अभी अगर मैं x वाला बनाऊं, सबसे पहले मान लेते, चलो x वाला बनाते हैं। x वाला अगर बनाऊं तो इन दोनों का क्लब करूंगा, इन दोनों को क्लब करने से अंदर क्या आएगा, 4q - 3r। चल प्लस y वाला बनाना चाहता हूं, y वाला बनाना चाहता हूं तो इन दोनों को क्लब करूंगा, इन दोनों को क्लब करने से क्या बनेगा बोल, 4p - 2r, सॉरी प्लस 2r। और फिर मैं z वाला बनाना चाहता हूं, तो z वाला बनाना चाहता हूं तो ये दोनों क्लब करूंगा, तो इन दोनों को क्लब करने से ये माइनस कॉमन हो जाएगा, ये 3p + 2q × z = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है बोलो? चलो ये चीज तो एक्स्ट्रा आ गया है ना, हो गया हमारा काम। अभी इस चीज को अगर मैं 0 × x + 0 × y + 0 × z अगर लिख देता हूं तो 4q - 3r का वैल्यू 0 हो जाएगा, 4p + 2r का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और 3p + 2q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से अपने को q/r का वैल्यू जो है, रेशियो निकालना है ना, p/q/r, तो डायरेक्टली निकाल सकता है ना इन तीनों से सॉल्व करके, क्या दिक्कत है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। बोले सर कैसे निकाल सकते, एक बार बता दो तो अच्छा होता। यहां से p का वैल्यू तुम निकालो -2q/3, ठीक है, और q का वैल्यू निकालो यहां से 3r/4। समझ आ रहा है? p का वैल्यू निकालो 3r/4, q का वैल्यू यहां पे डालो, आप q का वैल्यू यहां पे डालो, तो ये कितना आ जाएगा, -2/3 × q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3r/4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होकर के -r/2 आ रहा है। तो देख p का वैल्यू आ रहा है -r/2, q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोई भी सारे वेरिएबल को कोई भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, रेशियो मिल जाएगा। q का वैल्यू क्या आ रहा है, 3r/4। तो ये जो आपका p/q/r हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, -r/2 3r/4 r कैंसिल कर दे, पूरा इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये -4 क्या हो गया, 3/4। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपका p, ये बन गया आपका q, ये बन गया आपका r। इस प्रकार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप सेट कर लेते तो शायद ये सिंप्लीफाई हो जाता है। एक बार देख लेते, चलो एक बार देख लेते, डालो यहाँ पे -4, तो ये कितना होगा, -4 × 4y - 3z, प्लस डालो यहाँ पे 3, तो 3 × 4x माइनस क्या हो जाता है, 2z, प्लस डालो यहाँ पे 4 × 2y - 3x, तो ये क्या बनता, 8y है ना, 8y माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 बन रहा है ना, 8y के साथ साथ 16 बन रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं क्या भाई? हाँ गड़बड़ क्या, जरूर 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 2 आएगा यार, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 8 -8y + 8y देखो कैंसिल, प्लस 6z और -6z कैंसिल, और प्लस 12x - 12x कैंसिल, ये कितना आ रहा है, 0। तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप सोच के निकालते थे ना पहले। अभी देखो इसको पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर लगा करके मैंने रेशियो का कंसेप्ट यूज करके -234 निकाला, जो कि आपको ऑर्डिनरी डायरेक्टली सोचना आपके लिए बहुत क्रिटिकल, खास करके इस क्वेश्चन में तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ पे तो अपन सोच ही नहीं पाते, समझ आ रहा है? उधर तो XYZ का फंडे से अपन ने कुछ ना कुछ कर दिया, बट यहाँ पे तो अपन सोच ही नहीं पाते इस प्रकार की चीजें। समझ आ रहा है मेरी बात? तो वो हो गया मेजर कंसेप्ट। आप इस प्रकार की क्वेश्चन हो या फिर इस आगे या फिर उसके पहले जो 10 क्वेश्चन किए, कहीं पे भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अगर दिक्कत है तो PQR मान करके इस प्रकार से आप सॉल्व करके डिनोमिनेटर निकालो, प्रॉपर्टी लगा के डिनोमिनेटर निकालो। मुद्दे के बाद ऐसे PQR चाहिए जो डिनोमिनेटर को 0 बना देते हैं। तो डिनोमिनेटर को 0 बना करके एक बार उसको XYZ के फॉर्मेट में इस प्रकार से कन्वर्ट करो, आपको एक PQR मिल गया। ये वन ऑफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये अगर डालेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा सॉल्यूशन मिलने के लिए एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? देख जरा, उस चीज को निकालने के लिए इसी इक्वेशन को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे? इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। बोले सर कैसे? दिखा दे। 2 वाला चीज सोचो, ये देखो 2 वाला चीज मेरा 2 इंटू अंदर क्या आएगा, ry माइनस QZ आएगा, आएगा नहीं आएगा? बराबर आ रहा है, समझ आ रहा है मेरी बात? चलो फिर 3 वाला चीज देखो, 3 वाला, ये देखो 3 वाला चीज, अगर -3 कॉमन ले लेता हूं तो ये PZ प्लस RX हो जाएगा, समझ आ रहा है मेरी बात? फिर 4 वाला चीज अपन देखते हैं, 4 वाला चीज अगर सोचते हैं तो +4 इंटू PY प्लस QX बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो जाएगा। और जीरो को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू जीरो माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो लिख सकते हैं ना भाई। तो यहां से अपन इक्वेट कर सकते हैं ना, बोले सर क्या कि आर वाई माइनस क्यू जेड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, पी जेड प्लस आर एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और पी वाई प्लस क्यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है। अभी पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और जेड का वैल्यू, सबका वैल्यू एक टर्म में लेके जाओ। जेड को तो जेड ही रहने दो, सॉरी पी क्यू आर, आर का वैल्यू तो आर में ही रहने दो, और पी और क्यू को किस में कन्वर्ट कर दो, आर में कन्वर्ट कर दो। तो पी का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालू तो क्यों आ रहा है, माइनस क्यू एक्स बाई वाई आ रहा है, ठीक है ना। अगर क्यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर में इस इक्वेशन से निकालू तो क्यू जेड इक्वल टू आर वाई, तो क्यू का वैल्यू आ रहा है क्या, आर वाई बाई जेड आ रहा है। वही क्यू का वैल्यू आप यहां पे डाल दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आर वाई एक्स बाई वाई जेड, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, माइनस आर एक्स बाई जेड आ रहा है। समझ आता है मेरी बात, आर वाई बाई जेड है ना, तो आर वाई बाई जेड हो गया, तो वाई वाई कैंसिल हो गया, माइनस आर एक्स बाई जेड आ गया। ये आ गया पी, तो पी इज टू क्यू इज टू आर क्या हो जाएगा, बोल पी इज टू क्यू इज टू आर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस आर एक्स बाई जेड आ रहा है इज टू, क्यू का वैल्यू क्या आया, आर वाई बाई जेड आया, और जेड का वैल्यू तो खुद क्या है, जेड है। अगर मैं पूरा इक्वेशन को जेड क्या बोल रहा हूं, आर का वैल्यू तो खुद आर है ना, ये हो गया पी का वैल्यू, ये हो गया क्यू का वैल्यू, और आर ही रख दिया क्योंकि पी और क्यू दोनों को मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से आर से सबको डिवाइड कर दो तो आर कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एक्स बाई टू इज टू वाई बाई टू इज टू क्या रहेगा, 1 रहेगा ना। अभी इसको पूरा पूरा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज फ्रैक्शन में तो रखेंगे नहीं ना, जेड से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, है ना। और इधर z इंटू 1 कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। समझ में आ रहा है। x बाई जेड के साथ z मल्टीप्लाई होकर के माइनस x आ गया, y बाई जेड के साथ z मल्टीप्लाई होकर के y आ गया, और 1 के साथ z मल्टीप्लाई होकर के z आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा चीज है जो बन गया माइनस एक्स वाई और z, मतलब p का वैल्यू माइनस एक्स हो गया, q का वैल्यू y हो गया, और z r का वैल्यू z हो गया। मतलब ये तीन मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी अगर आप सेट करते हो तो आपका कहानी जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोले सर कैसे, चलो चेक करके एक बार देख लेते हैं सभी मिल करके, है ना। माइनस एक्स डालो यहाँ पे, माइनस एक्स इंटू 4y माइनस 3z, प्लस y डालो y इंटू 4x माइनस 2z, प्लस z डालो तो z इंटू 2y माइनस 3x, तो 2yz और ये देख 2yz कैंसिल, फिर 4xy और ये देख माइनस 4xy कैंसिल, प्लस 3xz और ये देख माइनस 3xz कैंसिल। बोलो क्या आ गया, डिनोमिनेटर जीरो आ गया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट एक बार सोच के देख, पहले 10 क्वेश्चन जिस प्रकार से किए थे इतना आसानी से, फिर भी हम सोच सोच के हिट एंड ट्रायल से कर रहे थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया था। क्या यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड और अभी जो आया माइनस 2 3 4, ये तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचना क्या आसान था, नहीं, बहुत डिफिकल्ट था। समझ में आ रहा है। तो उस जगह पे अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख जाता है, जो मैंने पहले कराया 1 घंटा चिल्लाया, इसीलिए तो चिल्लाया था कि डायरेक्टली निकालना सिखा दो, समय बचा दो आपका। समझ में आ रहा है। अगर उस प्रकार का फील आपके अंदर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है टू डिटरमाइन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो वो इस प्रोसीजर से जा सकता है, और इसके बाद PQR का वैल्यू वो एक बार XYZ और दूसरा बार जो दूसरा जो कांस्टेंट रहेगा उसके प्लेटफॉर्म में देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक बनाया, और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बनाना ही यहाँ पे सबसे बड़ा खेल था। ये दोनों इक्वेशन बनाने के बाद ही आपको P/Q/R का 2 पॉसिबिलिटी पता चलेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल में तो इक्वेशन दिया हुआ है, रिमेनिंग 2 वेरिएबल में अगर इक्वेशन को कन्वर्ट आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसी को करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली सोच नहीं पा रहे हो या फिर ऐसे क्वेश्चन भी डिजाइन कर सकते हैं एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में तो आज तक तो आया नहीं, बट आ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में डिजाइन कर दे जहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो आप डायरेक्टली सोच के किसी भी हालत में निकाल नहीं पा रहे हो, या फिर एग्जाम प्रेशर में ऐसा हालत हो गया कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोच करके पता ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा, तो उस वक्त आप ये जुगाड़ जो है वो लगा सकते हो ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को PQR मानो, प्रॉपर्टी लगाओ। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम का कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, तभी तो सॉल्व होगा ना। क्योंकि इतने क्वेश्चन में आप देख रहे थे सारे जगह पे डिनोमिनेटर जीरो बनाने के बारे में अपन सोच रहे थे, तो डिनोमिनेटर जीरो को पहले मान लिया, ठीक है। तो ये था PQR के टर्म्स में इक्वेशन, है ना। अभी PQR अभी अगर इन तीनों को इक्वेट कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें PQR चाहिए, तो इन तीनों को इक्वेट करके तो PQR मिलेगा नहीं, तो हम तुरंत इक्वेशन को XYZ या फिर जो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है 2 3 4, इसमें कन्वर्ट किया, इक्वेट किया, करने के बाद P/Q/R दैट इज PQR का 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी मिला, और वो हर जगह पे मिलेगा।
क्योंकि आपको टोटल कितना सॉल्यूशन निकालना है, 2 सॉल्यूशन निकालना है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आप सोच करके प्रॉपर्ली पी क्यू आर का 2 सेटअप बना सकते हो, जो कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर 2 3 4 अगर इसका -2 3 4 अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे -2 3 4 इक्वल टू 0 कर दो। चलिए -2 dx + 3 dy + 4 dz इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, -x dx + y dy + z dz इक्वल टू 0 से दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसी लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना ही था, और मैंने आपको बखूबी इस चीज को आपके सामने उतार दी और प्रॉपर्ली एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, अभी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज, क्योंकि वीडियो का लेंथ का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, फिर भी मेरा सारे वीडियो 1.5-2 घंटे के नीचे होता नहीं है। आप सभी जानते हो, जितने भी वीडियो आपको पूरा यूट्यूब में मिलेगा तो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का फालतू फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ। समझ आ रहा है ना? अगर पढ़ाना तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाता हूँ उसी अंदाज से पढ़ाऊंगा। हाँ, क्लास में 2 घंटे क्लास होता है, इधर वीडियो बन रहा है 1.5 घंटे का, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि उधर नोट करने में हमारा आधा 40-45 मिनट गायब हो जाता है, जो कि मैं इधर 1 घंटा 20 से 30 मिनट का बनाऊंगा तो मोर देन इनफ है, मेरा टॉपिक भी पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो ईमानदारी से अगर इतना काम करेंगे तो जरूर आप चीजों सभी को समझ आएगा। अगर एक बार देख करके समझ नहीं आता है, दोबारा देखो समझ आएगा, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, फोन कर, आराम से समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना? लेकिन अगर खुद से इतना सा भी एफर्ट नहीं लगाएगा तो भगवान थोड़ी ना कुछ तेरे अंदर चम्मच से स्पून फीड कर दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन सारे क्वेश्चन में क्या अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्टली सोच पाते हैं या नहीं। अगर सोच पाते तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली कर देंगे। अगर नहीं सोच पा रहे तो आप ये जुगाड़ लगा करके आसानी से इस चीज को सोच सकते हो। ठीक है, चलो और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे देखते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो आप जैसे और अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बोलूं तो आप देख सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन से तो क्लियर है कि पहला दोनों को अगर इक्वेट करूंगा तो भी मेरे को एक सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा। बोले कैसे सर? अरे भूल गए क्या? इसको देख करके कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? बोले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फंस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देख करके याद नहीं आ रहा है कुछ? फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्टली y = vx मान करके सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। बोले सर दूसरा कहां से निकाले? दूसरा कहां से निकाले ये तो सिखा दो सर, दूसरा कहां से निकाले बोल दो। ठीक है, अगर अपन दूसरा वाला निकालने का प्रयास करते हैं तो देखो दूसरा वाला को इक्वेट करके तो मुझे नहीं लग रहा है आएगा, क्योंकि फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड दोनों को इक्वेट करने से ही एलिमिनेशन नहीं हो रहा है थर्ड वेरिएबल का। ठीक है, अगर प्रोडक्ट होता बीच में तो शायद हो जाता। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली नहीं सोच पाते तो अभी जो प्रोसीजर वाला उससे सोच लो, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली सोच पाता हूं तो देख लेता हूं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है? ट्वाइस एक्स आ रहा है ना, देख। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ट्वाइस एक्स को ये कैंसिल कर पाएगा क्या? नहीं। आप बोलोगे z दिक्कत दे रहा है, अगर z दिक्कत दे रहा है तो z नालायक को हटा दो ना। क्या क्या कोई मुसीबत तो है नहीं, z को कैसे हटाएंगे? -1/z लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? -2x बन जाएगा। आंसर क्या आएगा? 0। तो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ना मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे -1/z हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 1 × dx + 1 × dy -1/z × dz। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा x - y + x + y -1/z करने से -2x। तो ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन गया। तो यहाँ से x + y इंटीग्रेट होकर के आ जाएगा और यहाँ से -log z आएगा = c2, जो कि हो जाएगा आपका सेकंड जनरल सॉल्यूशन और ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वेशन मिलकर के इस चीज का फाइनल जनरल सॉल्यूशन दे देगा आपको। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से ये सारे कहानी जो है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी आगे अपन और सोचते हैं और देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस जो 4 रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कैसे सोचे। ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि इक्वेट करके कर पाओगे क्या? किसी भी दो को इक्वेट करके आप हाथ ऊपर कर दोगे? आप बोलोगे सर नहीं, हमें तो लग नहीं रहा है किसी अंदाज से कि ये इक्वेट करते हुए बनेगा। अगर आपको लग रहा है तो आप बता दो सर।
तो बोलूंगा मुझे भी नहीं लग रहा है बिल्कुल कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचे सर, बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर सोचना है तो क्या सोचोगे, यहाँ पे तो ये साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, ये तो कैंसिल होने का नाम नहीं लेगा। किससे माइनस करोगे तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देख मुझे याद आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो करा के देखा हूं, अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक अलग तरीके का सोच रखेंगे अपन। बोले क्या, बोले मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी हट के कुछ सोचोगे? बिल्कुल नहीं, उसी पे सोचेंगे, बट थोड़ा सा और अंदर घुसना पड़ेगा। बोले कैसे सर, दिखाते। अगर ये तीनों इक्वल है, ठीक है ना, आप इतना देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस जब भी मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर माइनस जेड कॉमन जाकर के एक्स माइनस वाई का कुछ फंडा बनेगा। तो मैं एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेट कर रहा हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, इसको हटा देता हूं। पहला बार आपको 0 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट मिल रहा है, ध्यान से सोचिएगा। अगर मैं इस प्रकार से करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, dx by x square minus yz is equal to dy divided by y square minus zx, ठीक है, is equal to z square dz upon z square minus xy equals क्या बनेगा, 1 into dx plus -1 into dy plus 0 into dz। समझ आ रहा है मेरी बात? और नीचे कितना आएगा भाई, x square minus yz plus y square minus zx प्लस 0 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। सही है भाई? तो ये जो चीज है वो कुछ ना कुछ क्या बन गया, ऊपर dx माइनस dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया तेरा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड कॉमन लेने से एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx माइनस dy, ठीक है। और यहां से x माइनस वाई का फैक्टर कॉमन आ गया और अंदर क्या हो गया, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस z। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो ये एक फंडा हो गया, ये एक फंडा हो गया, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, ये एक फंडा हो गया। दूसरी चीज का अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज का, तो अपन कुछ इस प्रकार से चीजों को सोच सकते हैं कि आप देखो एक बार कि अभी तो आपने 1 -1 0 लिए थे, एक बार आप इस चीज को हटा दो, इस चीज को हटा दो, 0 1 -1 के बारे में सोचो। अगर 0 1 -1 के बारे में सोचूं मैं, यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली अगेन, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इंटू dx। देखेगा फायदा क्या होता है, देखेगा। समझ में आ रहा है ना? एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिला तो मैं आपको कर देता हूं इस चीज को, बेटर है, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स है, माइनस जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो बोले सर फायदा क्या हुआ, यहाँ से dy माइनस dz ऊपर रह गया, नीचे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इस चीज को अपन y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, और इधर से जो कहानी बन रहा है वो x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा y माइनस जेड। सही है भाई? तो इसको अपन क्या बोल सकते हो, dy माइनस dz, नीचे आ जाएगा आपका y माइनस जेड और अंदर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? अब ये तीनों रेशियो भी इसके इक्वल है और ये तीनों रेशियो भी इसके इक्वल है, बट यहाँ पे एक एक फैक्टर अपने को क्या दिखता है, कॉमन दिखता है। तो फ्रॉम 1 and 2 अपन इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 अपन ये इजीली बोल सकते हैं कि dx माइनस dy बाई एक्स माइनस वाई। देखो ये तीनों रेशियो भी इसके इक्वल है, ये तीनों रेशियो भी इसके इक्वल है ना। अंदर क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy माइनस dz डिवाइडेड बाई y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात? ये फैक्टर पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक बात है। और ये पूरा पूरा इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो गया। बोले कैसे सर? ये देखिए ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है ना, x का dx, y का dy, इधर dy इधर dz, क्लियरली दिख रहा है। तो डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log mod of x minus y minus log mod of y minus z equal to c1। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा करके एक इक्वेशन मिला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना कंसेप्ट हो गया, 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट होगा। समझ आ रहा है? 2 बार लगा करके आपको एक इक्वेशन मिल रहा है। एक और बार आप सोचोगे प्रॉपरली तो आपको
और दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिखेगा जिसके थ्रू आप और दो इक्वेशन निकाल करके सेकंड सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हो। बोले कैसे सर? चलिए देखते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूं। यहां से एक सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए, ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है, आने का उतना चांसेस नहीं है, बट फिर भी आप करके जाओ, कब क्या गुजरेगा एग्जाम में कोई हवा नहीं। ठीक है, किसी को नहीं पता। आगे अगर अपन सोचते हैं तो आप ध्यान से सोच सकते हो कि सर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बोलो ना एक बार। मैं अगर बोलूं तो तुम एक्स वाई जेड पे ट्रायल मार के देखो एक बार, ये क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स, मतलब ये इक्वल होगा ना इसके साथ, प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड, इस प्रकार से आएगा। समझे मेरी बात? क्लियर है भाई? इस प्रकार से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है ना? अगर वापस में सोचने का प्रयास करूं तो ये नालायक तो इधर ही बैठा हुआ है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ही तो ये मिल जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली 1 1 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेट कर दो तो एक और चीज बन जाएगा। बोलो सर क्या? ये देखो, ये पूरा बन गया, जो कि कैंसिल होने के लिए तैयार हो गया। अभी इससे और इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। बोले सर इक्वल करेंगे तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों फैक्टर कैंसिल होता है तो फाइनल जो चीज आएगा कैंसिल होने के बाद वो कुछ इस प्रकार का होगा ना सर। देखो जरा ध्यान से, वो कुछ इस प्रकार का होगा। समझ में आ रहा है? जिसको अगर अपन डायरेक्टली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये लॉगरिथम में जाएगा। ठीक है, और इस चीज को अपन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस C1 बोल सकते हैं। सॉरी C2, पहले तो C1 निकाल चुके हैं, अभी C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन जो इसका जनरल सॉल्यूशन को कंस्टिट्यूट करेगा। समझ आ रहा है ना? तो इस प्रकार से फंडे जो है वो आपको यहां से क्लियर करने होंगे। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट आ गया, 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक सॉल्यूशन आ रहा है और 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो जितने वैरायटीज मुझे पता है मैं आपको लगभग सारी चीज जो है वो आज की क्लास में करा के देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना। तो यहाँ पे इस चीज को इरेज करते हैं। यहाँ पे एक नया चीज आपको सीखने को मिला। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो लोग क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो इस सवाल को देखो, इसको अगर देखोगे तो आप सोचोगे सर पहला दोनों को इक्वेट करने से शायद कुछ हो जाए। यहाँ पे मैं बोलूंगा हाँ भाई शायद कुछ हो सकता है, तो करके एक बार देखिए। बोले सर ये तो सिंपल है, dy प्लस वाई dy इज इक्वल टू dx प्लस एक्स dx है, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से आ जाएगा। एक सॉल्यूशन तो पूरा मिल गया, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? यहां से आप 1 और 1 करोगे क्या? हाँ 1 करो। 1 अगर करोगे तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा और ऊपर dx प्लस dy आएगा। फिर अगर z आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। बोले फिर अगर z आ गया तो दिक्कत हो जाएगा सर। या फिर अपन इस तरीके से बोल सकते हैं ना, देख 1 1 0 ले लेते हैं ना, चल z को हटा ही देते हैं। आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हटा ही देते हैं। तो क्या आ जाएगा? dx प्लस dy प्लस 0 इंटू जेड तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू जेड तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? dx प्लस dy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी ये नीचे वाली चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो देख रहे ऊपर मिल रहा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? x का dx दिख रहा है, y का dy दिख रहा है, प्लस 2 का क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो ये आंसर जो है वो किस में जाएगा? लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 में जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। समझ में आ रहा है? और उधर तो आपका C1 जो है बच जाएगा। C1 तो उधर से आएगा, इधर क्या आएगा? C2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो तो इस चीज को आसानी से अपन ने निपटा डाला। समझ आ रहा है? चलो, है ना? चलो अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है ना सर इस चीज का डिफरेंशिएशन तो आप डायरेक्टली जो बोल देते हो वो कैसे बोलते हो, एक बार दिखा दो। मैं बोल रहा हूं कि मान ले मैं इसको मान ले मैं इस पूरा टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। बोल क्या मिलेगा? तुम बोलोगे x का डिफरेंशिएशन तो 1 मिलेगा।
y का डिफरेंशिएशन dy by dx मिलेगा, z का dz by dx मिलेगा। एलसीएम अगर ले लो सर तो dx plus dy plus dz डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं, ओहो अच्छा ये तो 2 है, 2 है, अच्छा 2 है, तो 2 है तो ये तो 0 मिल जाएगा ना यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा आपका dx plus dy डिवाइडेड बाय dx आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ना, d of x plus y plus 2 जो है वो क्या है, dx plus dy है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली अपन इस चीज को क्या लिखते हैं, d of x plus y plus 2, और नीचे क्या रहता है x plus y plus 2, जिसको इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, x plus y plus 2 का मॉड्यूलस और बाहर लॉगरिथम, बिकॉज नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर क्या होता है, लॉग में जाता है हमेशा। याद रखो इस चीज को, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर ऐसे ही आपको पता चल जाएगा लॉग। बट इतना इंटीग्रेशन करने के बाद ये सब छोटे मोटे चीज हम डायरेक्टली यूज करना पसंद करते हो और आपको भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, है ना। dt by dx by x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी फंडे से ये भी बोल सकते हो आप d of x plus y plus 2 डिवाइडेड बाय x plus y plus 2 का इंटीग्रेशन जो है वो लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस में जाएगा। तो इस प्रकार से जीरो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कांसेप्ट आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला। प्रैक्टिस करोगे, कुछ सवाल दूंगा तो और भी सारी चीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई नया चीज तो मिलेगा नहीं, जितना भी नया चीज मिलने वाला था मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, बट उसके बाहर अगर कुछ आपको मिलता है जो वो उसी के ऊपर ही होगा, और प्रैक्टिस करके आपको उस चीज को और डेवलप करना है। ठीक है, चलो इधर सोचो, थोड़ा इधर सोचो, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर सोचो। ठीक है, ये तगड़ा सवाल है। ठीक है ना, देख 16 वाला तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ। 16 वाला इन दोनों को इक्वेट करने से x इक्वल टू y, x माइनस y इक्वल टू c1 मिल रहा है, और इधर अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेट करना है तो 1 1 1 सेट कर देना, क्या इशू है। 1 1 1 सेट कर दोगे तो 1 प्लस 1 प्लस x प्लस y प्लस z। अभी x प्लस y प्लस z प्लस 2 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो तो यही है ना, तो इस dx प्लस dy प्लस dz को अभी दिखाया, क्या लिख सकता हूँ, x प्लस y प्लस z प्लस 2 लिख सकता हूँ, और नीचे रहेगा x प्लस y प्लस z प्लस 2। तो इसका इंटीग्रेशन होकर के आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस y प्लस z प्लस 2। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से एक सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक और सॉल्यूशन, 1 1 1 सेट कर दिया, आराम से हो गया। ठीक है, बट ये एक और अलग टाइप के क्वेश्चन मिला। ठीक है, कांसेप्ट तो वही रहेगा, बट कोसाइन साइन नेवर इंट्रोड्यूस फॉर इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, चलिए सोचते, फिर भी सोचते, घबराने का कोई बात नहीं, आराम से कांसेप्ट आपको पता है, बेसिक आपको पता है, आराम से आप निपटा सकते हो चीजों को। बोले क्या सर, ये पूरा चीज xy में दिख रहा है ना, बोले हाँ सर। अगर xy में दिख रहा है तो ये z को लेकर के क्या करेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, z को हटा दो, ये नलाएगा पूरा। तो अपन क्या करते हैं, z को अगर हटाना ही है तो जीरो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेट करना होगा। इधर एक बार 1 और 1 ले लेते, तो ये dx प्लस dy प्लस 0 इंटू dz तो वही होगा, ये इक्वल होगा इस चीज के साथ, और इधर आ जाएगा आपका कोसाइन ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर अपन सोचते हैं तो आप क्लियरली देखोगे क्या कर सकते, बोले सर अपन इस चीज को आप t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बोले इससे फायदा क्या होगा सर, समझ नहीं आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा मैं तेरे को बताता हूं। ये तीनों चीज अगर इसके साथ इक्वल है तो ये चीज भी तो इसके साथ इक्वल है ना, ये चीज भी तो इसके साथ इक्वल है ना। इस चीज को तो अपन ने तो यूज नहीं किए थे, बट अगर आपको जनरेट करना है, यहाँ पे तो बेसिकली x प्लस वाई, एक्स और y का मिक्सचर है, तो कोई भी दो टर्म को इक्वेट नहीं कर पा रहा हूं। बट अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 1 लगा करके इसको जनरेट कर देता हूं, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। उससे फायदा क्या होगा, जैसे मैं दिखाता हूं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूं। x प्लस वाई टी हो जाएगा ना, तो dt का वैल्यू यहाँ से dx प्लस dy हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर दे, ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ऊपर वाला क्या हो रहा है, dt डिवाइडेड बाय cos t प्लस sin t। अभी तेरे को समझ आ रहा होगा कि ये चीज और इस चीज को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो शायद मेरे लिए बहुत फायदे का चीज है। ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और ये भी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये z का फंक्शन बन जाएगा, ये t का, और t मतलब t को फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस वाई, आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। अगर दूसरे सॉल्यूशन के बारे में सोचे तो किस प्रकार से सोचे, दूसरे सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचे तो किस प्रकार से सोचे, आप जरा
ध्यान से देखो किस प्रकार से सोचोगे दूसरा सॉल्यूशन, क्या सोच सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं सोचूं तो इसका सॉल्यूशन अगर निकल जाता है x प्लस वाई के फॉर्मेट में तो अच्छा होता, बट फिर भी लफड़ा हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, 110 से तो 1 आ गया, और क्या सोच सकते हैं जिससे दूसरा सॉल्यूशन भी तैयार हो जाए। और x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को अगर t मान लेता हूं तो y प्लस टी, मिक्सचर हो जाएगा, dt और y प्लस टी मिक्सचर हो जाएगा। देखता हूं एक बार 1 और -1 लेकर के एक बार देखता हूं करके क्या होता है। ये dx हो जाएगा, ये माइनस dy और उधर 0 मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोसाइन ऑफ x प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे तो x माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो x माइनस वाई टी अगर बन जाता है क्या करें, क्या करें बोलो बोलो बोलो, क्या करें भाई। x माइनस वाई अगर t है तो dx माइनस dy हो जाएगा आपका, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो dx बाई dy माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dy। तो ये dt हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा cos ट्वाइस y प्लस t माइनस साइन ट्वाइस y प्लस t cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा हो जाएगा अभी, अभी हो जाएगा ना भाई। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा और y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा, y कांस्टेंट की तरह काम करेगा ही नहीं करेगा बोलो। y कांस्टेंट की तरह तो काम नहीं कर सकता, वेरिएबल हो गया ना, cos 2y cos t sin 2y sin t। तो यहां से आप सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करके शायद x प्लस वाई का वैल्यू अगर कुछ मिल जाता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x प्लस वाई जेड के टर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा ना। यहाँ पे यहाँ से सॉल्व करके इसको और इसको इक्वेट करके सॉल्व करके x प्लस वाई जेड के टर्म में कुछ मिलेगा। अगर उसको सब्स्टिट्यूट करके उधर भेज के कुछ ना कुछ होता है तो इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो करके देखना, अगर होता है तो उसका जरूरत नहीं होगा, अदरवाइज तो यहाँ से हो नहीं रहा है बिकॉज उसको तो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी और दिमाग में नहीं आ रहा है, छोड़ते इस क्वेश्चन को यहीं पे, है ना। आप एक बार करके देखिएगा इस चीज को, इसको और इसको इक्वेट करके इंटीग्रेट करके x प्लस वाई एज ए फंक्शन ऑफ z क्या मिलता है। तो जो भी मिलेगा वो इधर सब्स्टिट्यूट अगर कर देंगे ना, इधर या फिर इधर, तो आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बिकॉज ये तो पूरा पूरा फंक्शन ऑफ z बन जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो ये वाला सिंप्लीफाई होकर के ये तो इंटीग्रेट होकर y आ जाएगा और इधर z का फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसे नहीं होता है, डायरेक्टली मिक्सचर ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है, x y z का मिक्सचर आता है डायरेक्टली, x प्लस वाई एज ए फंक्शन ऑफ z एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तब दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। मैं आपको कर दूंगा इसको टेलीग्राम में, ठीक है। अभी तो दिमाग में आ नहीं रहा है और कुछ, है ना। चलिए, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां तक हमारा हो गया, है ना। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, है ना। वीडियो का लेंथ भी काफी ज्यादा हो गया, आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते हैं ना। और जो होमवर्क है वो होमवर्क अपन टेलीग्राम में आपको आंसर्स के साथ दे देंगे, बट आपको मेरे को याद दिलाओगे, है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हो लास्ट तक
तभी आप होमवर्क का मांग करोगे। अगर वीडियो देख ही नहीं रहे हो तो किस चीज का होमवर्क पूछोगे आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप पूछे मेरे को, मतलब आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखे, तो होमवर्क आप मेरे को पूछ के टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। और 10-15 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक के ऊपर होमवर्क दूंगा, वो आप करोगे, उसका आंसर्स भी लेके दूंगा, ठीक है। और फिर अगर उसको कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर मैच नहीं हुआ या फिर सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है, तो आप मेरे को टेलीग्राम में सब कुछ याद दिलाओगे, तो अपन उधर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो भेज देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। और इसको हम टेलीग्राम में पूरा अच्छे से सॉल्व करने के बाद हमारा अगला लेक्चर जो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लेकर के आएंगे इसी हफ्ते में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 का ही ये लास्ट पार्ट है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके ऊपर अभी हम काम करेंगे, उसके ऊपर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उस चीज को पढ़ने के बाद हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी सबसे पहले आपका काम क्या है, पूरा वीडियो को देखना है। ये क्वेश्चन अगर जैसे बोला ऐसे अगर हो जाता है, अगर नहीं होता है तो मुझे याद दिलाना, मैं कर दूंगा टेलीग्राम में फ्री टाइम में बैठ के। और दूसरी बात है कि जो होमवर्क है वो मेरे से पूछ के ले लीजिएगा। मैं भूल अभी और दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, काफी लंबा लेंथ भी हो गया है ना, तो 1.5 घंटा क्रॉस हो गया। तो अभी आप वो करो, आप मेरे को टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, तो अपन उस जगह पे अपने को होमवर्क जो है वो दे देंगे। 15 क्वेश्चन का जो सेट है वो दे देंगे, और उसका होमवर्क जो है आंसर जो है वो भी साथ में दे देंगे, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, जो डाउट होता है मेरे को पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है, तुरंत मेरे को फोन करके या फिर टेलीग्राम मैसेज करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा, आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।